वेक्टर की बोनी कर दी थी, वेक्टर की बोनी कर दी थी। ठीक है, क्या था बेटा? वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अटैच करनी होती है, कंपलसरी होती है इसमें। आप अपने नाम के साथ सरनेम भी लगाते हो ना, है ना? नाम के साथ सरनेम भी, तब पता चलता है कि आप क्या कौन हो, कैसे हो। ये वैसे मुझे पर्सनली नहीं पसंद सरनेम की प्रथा, ठीक है? सबके आगे सरनेम होना चाहिए इंडियन, चतुराज इंडियन, ठीक है, दीपक इंडियन। अब देखिए बेटा, तो वेक्टर क्या होते हैं, उसकी बोनी हो गई। वेक्टर में कुछ स्पेशल, मतलब ये कोडिंग लैंग्वेज है, इसके अपने कुछ पर्सनल कोड है, इसकी अपनी एक ग्रामर है। सबसे पहले कोई फिजिकल क्वांटिटी जो भी वेक्टर होगी उसके चांद पर आप डंडा करोगे। फोर्स है तो उस पर वेक्टर, वेलोसिटी है तो उसकी चांद पर डंडा, एक्सीलरेशन है तो उसकी चांद पर डंडा, मोमेंटम है तो उसकी चांद पर डंडा, डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी चांद पर डंडा, मास है तो नहीं, मास को एज इट इज लिखेंगे, टाइम है तो ऐसे, टेम्परेचर है तो ऐसे। मतलब जो स्केलर होगा उनकी खोपड़ी पर उनकी चांद पर डंडा नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ठीक है? और ऐसे ही लगाना है, आड़ा टेढ़ा तिरछा नहीं लगाना। दूसरी बात क्या बताई थी? जो वेक्टर जितना बड़ा हो, जो वेक्टर जितना बड़ा हो, जैसे एक सिंपली उसको उतनी बड़ी लेंथ देंगे। ये पत्थर किधर खिसकेगा? इधर की ओर, क्योंकि ये वाली फोर्स बड़ी है। कैसे पहचानी? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कि F1 20 न्यूटन है या 50 न्यूटन है, लेकिन इसकी एरो की लेंथ से आपको पता चल गया कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा है। और कैसे पता चला इधर ही क्यों खिसकेगा? क्योंकि इस फोर्स की जो ताकतवर वाली फोर्स की डायरेक्शन थी वो इधर थी। तो ज्योमेट्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज मैंने एंगल बोला था कि दो वेक्टरों के बीच के लिए एंगल लेने की एक तमीज होती है, टेल से टेल मिला या दोनों ऐसे हो, तब जाके दो वेक्टर के बीच का एंगल, वो भी छोटा वाला, छोटा वाला। ये तीन चीजें कल डिस्कस हुई थी, ये तीन चीजें डिस्कस हुई थी। अब बड़ा रिवीजन तो रिवीजन की तरीके से होता है ना। चौथी चीज, अब आ जाइए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेक्टर जब हम लिखते हैं तो वेक्टर में एक शर्त दी है कि आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करोगे। ये मैंने डायरेक्शन लिखा सस्ते, ठीक है ना, सस्ते तरीके से डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है? वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। ये तो मैंने शब्दों में लिख दिया। सपोज करो कंसीडर ए वेक्टर, कंसीडर ए वेक्टर मतलब ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर है, लेकिन ये फोर्स हो सकती है, ये वेलोसिटी हो सकती है, ये एक्सेलरेशन हो सकता है, कोई भी ये वेक्टर क्वांटिटी है। देन तो देखिए बेटा, मैं जो दो तीन चीजें बातें बता रहा हूं, साथ के साथ एक एग्जांपल भी रिसीव कर लेते हैं, एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो ये ईस्ट डायरेक्शन है और एक साइकिल ऐसे जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यदि मैं ये लिखता हूं कि, या एक मिनट वेलोसिटी ना लेके फोर्स लिख देता हूं, फोर्स लेता हूं। ये कोई ब्लॉक है, ऐसे करके फोर्स है ये, और इसकी फोर्स है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स है। अब यदि मैं ये लिखता हूं F1 वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन, तो पता है ये गलत है, ये गलत है। क्या गलती है बताता हूं। ये LHS में तो मैंने इसकी चांद पर डंडा कर दिया, LHS पर इसकी चांद पर डंडा करके ये बता दिया ये वेक्टर है। और वेक्टर ये कहता है कि जब मेरे बारे में कोई बात करो तो मैग्नीट्यूड भी लिखना और डायरेक्शन भी लिखना। इस नोटेशन में मैंने LHS में तो वेक्टर लिख दिया, लेकिन राइट हैंड साइड पे लिखा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, 10 न्यूटन की वैल्यू है इसकी, डायरेक्शन तो मेंशन ही नहीं करी, इसलिए ये नोटेशन गलत है। यदि किसी की चांद पर डंडा करोगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो वो नोटेशन गलत है। फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि यदि आपको इसे सही करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखिए टुवर्ड्स ईस्ट। हालांकि अभी ऐसे नहीं लिखते, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी देर के लिए सही मानिए, ऐसे नहीं लिखते डायरेक्शन, बता दूंगा लिखते कैसे हैं, वो धीमे धीमे बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इसे सही मानिए कि हाँ अब ये सही है। आप पहले फर्स्ट लेवल पर हो ना, इसलिए इसको थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा रहा हूं मैं कि बताइए फोर्स कितनी है 10 न्यूटन और डायरेक्शन कितना है टुवर्ड्स ईस्ट। फोर्स कितनी है 10 न्यूटन, डायरेक्शन कितना है टुवर्ड्स ईस्ट। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, यानी जब भी मैं कोई वेक्टर लिखूंगा, कोई भी वेक्टर, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, मान लो हमें इसमें सवाल जवाब करने पड़े
तो कई बार परिस्थितियां ऐसी होंगी जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। एक बात बताओ, आप जनरली किसी को कार्ड पे लिखते हो सब परिवार लिखते हो। सब परिवार का मतलब कि भाई सब आ जाना परिवार में, आप लोग हमारे बड़े घनिष्ठ हो, सब आना। लेकिन हर कार्ड में तो नहीं लिखते ना सब परिवार, कभी कभी कोई बंदा आपको अकेले चाहिए होता है। तो ऐसे जब मैं वेक्टर अलजेब्रा को आगे बढ़ूंगा तो कभी कभी मुझे सिर्फ 10 न्यूटन की वैल्यू चाहिए होगी, केवल 10 न्यूटन से मतलब होगा। मैं सब परिवार बात ही नहीं कर रहा हूं कि भाई तुम दोनों आओ, अकेला आ जाओ कोई दावत खाने। तो यदि मुझे किसी, तो सुनिए, यदि किसी वेक्टर का, ये वेक्टर है ना, यदि मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम लेना है तो एक तरीका है वेक्टर में, वो ये है कि इस वेक्टर के आगे दो डंडे खड़े कर दो, जिसे हम मैथ में मॉडुलस साइन बोलते नहीं बोलते। तो यदि किसी वेक्टर के आगे दो डंडे खड़े कर दें तो इस डंडे का मतलब होता है केवल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखना है आपको, बस अब सिर्फ ये लिखना है। मैंने आपसे कल ही बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, वेक्टर एक अलग कोड लैंग्वेज है, इसके अपने कोड है, या अपनी एक अलग अलजेब्रा है। तो समझिए इस नोटेशन का क्या मतलब है, इस नोटेशन का मतलब दोनों चीज। लेकिन यदि किसी वेक्टर की साथ दो डंडे मॉडुलस साइन खड़ा कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ओनली। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यानी यदि आप F1 वेक्टर लिखते हो तो दोनों चीज लिखनी पड़ेंगी। F1 वेक्टर में मैग्नीट्यूड लिखते हो तो ये गलत है, ऐसे कि LHS में आपने वेक्टर के अरमान जगा दिए और खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हो। तो इस एग्जांपल से मैंने ये समझाया, यदि किसी वेक्टर के आगे ये दो डंडे खड़े कर दो मॉडुलस साइन, तो इसका मतलब ये भी लीगल स्टेप हो जाता है। अब आप 10 न्यूटन लिख सकते हो, ये सही है, ये सही नोटेशन है। ये सिंबल समझ में आया? सिंबल सीखिए, पहले सिंबल सीखिए। अच्छा, कभी तो आपके लिए ये नया था ना, कभी तो ये भी नया था, कभी तो ये भी नया था, ये भी नया था, कुछ दिनों पहले डेल्टा डी भी नए थे। आज पहले ये सिंबल समझ लीजिए, तभी तो मैं वेक्टर अलजेब्रा सिखा पाऊंगा। कभी तो साइन थीटा नया था, लेकिन धीमे धीमे दोस्ती हो गई कि साइन थीटा का मतलब एक कोड है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को शॉर्ट में लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा एक कोड है जो बेस अपॉन हाइपोटेनस को शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये एक कोड है, इशारे हैं। इस इशारे का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ओनली। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, नोट्स में लिख रही है और आप भी दोबारा समझिए, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने इस सिंबल को चुना है। क्या सिंबल बताना? मॉडुलस साइन। बताना -5 का मॉडुलस निकालते हो तो 5 आ जाता है कि नहीं? यानी जिसके आगे मॉडुलस लग जाए वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो याद रखना, दुनिया के दैट इज ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, दुनिया के किसी वेक्टर की भी गारंटी ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये बात समझ लीजिएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होते। यदि नेगेटिव आता भी है, जैसे हमने वेलोसिटी नेगेटिव पढ़ी थी सर, वहां तो पढ़ी थी वन डायमेंशन में -20 मीटर पर सेकेंड, यदि माइनस आ रहा है तो वो डायरेक्शन के लिए आ रहा है, -50 मीटर तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आ रहा है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं होते वेक्टर के। इवन कुछ स्केलर हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ स्केलर हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वेक्टर के मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होंगे। जैसे चार्ज स्केलर है लेकिन प्लस में भी मिल जाता है, माइनस में भी मिल जाता है, +3 कूलम -3 कूलम। टेम्परेचर स्केलर है, -3 डिग्री सेल्सियस माइनस हो सकता है ना, तो वैसे ही लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। तो बेटा कल मैंने इस सिंबल से दोस्ती कराई थी, आज तो बहुत सारी चीजों से दोस्ती कराऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। ये माने कंप्लीट नोटेशन, मतलब एक मिनट, यदि ये ए वेक्टर लिखा मैंने तो इसका मतलब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, कॉमा डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर भी लिखनी पड़ेगी। ये दोनों चीज लिखनी पड़ेंगी यदि ए वेक्टर मैंने लिख दिया। लेकिन अभी क्या सिखाया, जो मिट गया वो दोबारा लिख रहा हूं। यदि किसी वेक्टर के आगे ये मॉडुलस साइन लगा दूं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ओनली, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ओनली, केवल ए का मैग्नीट्यूड, सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड। आप दोनों चीज नहीं घुसेड़ दी इसमें। अभी क्या लिखा था, यहां पे क्या लिखा था मैंने, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर
किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एनी वेक्टर, कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। इस सिंबल से दोस्ती हो गई। देखो ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी रिलीजन्स में भी तो कोडिंग हो रही है। जब हमें ताकत चाहिए होती है तो तुम हनुमान जी की जाके पूजा करते हो, हे हनुमान जी मुझे ताकत दे दो। पहलवान लोगों के यहाँ देखोगे अखाड़े में हनुमान जी की मूर्ति होती है, हे हनुमान जी मुझे पूजा दे दो। अब उनका पूजा करने का तरीका अलग होगा, हनुमान चालीसा अलग है, व्रत रखना पड़ता है मंगल को, जैसा भी है। लेकिन जब तुम्हें दौलत चाहिए होती है, संपत्ति चाहिए होती है, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। पूजा के अंदाज बदल जाएंगे, डेज बदल जाएंगे, तो पूजा करने के तरीके अलग है कि नहीं। तो ये हे वेक्टर देवता, जब मैं ऐसे लिखता हूं तो हे वेक्टर देवता मुझे अपना मैग्नीट्यूड, अपनी डायरेक्शन दे दो, तो ये वेक्टर देवता अपनी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दे देंगे। और यदि मैं उसके हाथ जोड़ दूं, इस सिंबल का मतलब ये है पूजा चेंज हो गई। हे वेक्टर देवता मुझे तुम सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड देना, प्लीज सिर्फ मैग्नीट्यूड देना। ठीक है। हालांकि इसमें एक ऑप्शन और है, वो क्या है, इसको यदि आप किसी वेक्टर पे चांद पर डंडा ही मत करो, किसी वेक्टर की चांद पर डंडा ही मत करो, अरमानी मत जगाओ, समझना। यदि आपने किसी वेक्टर की चांद पर डंडा कर दिया तो दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। डंड और ऐसे लिख के मॉड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक छूट दे दी गई है, फिर खाली ये लिख दो, खाली ये लिख दो। यानी यदि मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख दूं, ऐसे भी लिख दूं। अच्छा मैंने अभी, आप सोच रहे हो कि F1 क्यों दिखाई है ना, F1 क्यों दिखाई, वो बता दूंगा, चलो रहने दो। अभी बिगनर लेवल पर हो तो F1 क्या F ही बोल देता हूं, ठीक है। तो या तो ये लिख दो या ये 10 न्यूटन, तो यानी ये दोनों बराबर बात है, एक ही बात है। लेकिन इन द बिगनर ये आदत मत डालना, अभी ये आदत डालना। जब दोस्ती हो जाए, समझ जाओ, तब इसमें आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एक सिंबल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक एक सिंबल विद एग्जांपल। फिर ये तो दोनों विद फैमिली आता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। केवल तुम्हें मैग्नीट्यूड बुलाना है कार्ड पर, तो कार्ड पे यदि तुमने ए वेक्टर ये लिख दिया तो इसका मतलब उस फैमिली से दोनों आएंगे। और वेक्टर के नाम पर यदि तुमने ये लिख दिया तो फिर इसका मतलब फैमिली में से केवल किसको बुलाया है, मैग्नीट्यूड को। एक सिंबल और है, यदि तुम्हें केवल डायरेक्शन को बुलाना हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन को बुलाना हो, तो एक सिंबल है। पहले तो उस वेक्टर का नोटेशन लिखेंगे, उसके ऊपर ये कैप, जोकर वाली जो कैप होती है ना, बर्थडे वाली कैप, सिंपली ऐसे बना देंगे। इसको कैप या कैरेट साइन भी बोलते हैं। गाजर भी ऐसी बना देते हैं, ठीक है ना, सस्ते में, जैसे पंछी ऐसे बना देते हैं, बादल ऐसे बना देते हैं, तो गाजर ऐसे बना देते हैं। कैरेट या कैप साइन बोलते हैं, बर्थडे वाला कैप पहनते हैं ना वो। तो ये अलग सिंबल है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द कोडिंग लैंग्वेज ऑफ वेक्टर। कोड सीखिए पहले। इस इशारे का मतलब है, इस इशारे का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओनली। किसको बुलाया है आपने, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओनली। यानी यदि मैं इस फिगर को देख के ये लिखता हूं एफ कैप, तो अब मुझे सिर्फ क्या लिखना है, इसका मतलब मुझे फिर बुलावा इसको नहीं है, सिर्फ इसको है, टुवार्ड्स ईस्ट लिखना है, टुवार्ड्स ईस्ट। एक्चुअली डायरेक्शन में यहां बोल रहा था ना, ऐसे नहीं लिखी जाती, एक्चुअली ऐसे लिखी जाती है डायरेक्शन, टुवार्ड्स ईस्ट। यानी 3 सिंबल हो गए, मैं बार बार धीमे धीमे चल रहा हूं। एक ये सिंबल हो गया, एक ये सिंबल हो गया, और एक ये सिंबल हो गया। इसका मतलब विद फैमिली, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ओनली। यदि मैं ए पर कैप लगाऊंगा तो ए की डायरेक्शन, वेलोसिटी पे लगाऊंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, सिर्फ फोर्स पे लगाऊंगा तो सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन। अब आ जाइए, मतलब आप इस टॉपिक को तो ऐसे समझना कि टीचर a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा रहा है, यूज आपको c प्लस डी ई प्लस एफ किसमें भी करना पड़ सकता है। अब देखिए, सपोज करो यदि क्लास में किसी बंदे की एंट्री होने वाली है, अभी कोई कभी कभी लेट भी तो ज्वाइन करते हो आप में से कई लोग, बाई चांस इस बोर्ड पे से सब कुछ मिटा दिया मैंने, फिगर फिगर, केवल ये लाइन लिखी रह गई, बाकी सब कुछ मिट गया बोर्ड पे से, परछाई भी नहीं दिख रही। जैसे मैं इसको मिटाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा ये रह जाता है उसका, ये भी नहीं दिख रही, सिर्फ ये लाइन लिखी रह गई। अब मैं उस बंदा से जो लेट ज्वाइन हुआ है उससे पूछूं, बता ये जो फोर्स है, ये जो लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो बोलेगा सर 10 न्यूटन। पता इसकी डायरेक्शन क्या थी? पता इसकी डायरेक्शन क्या है? ठीक है, तो क्या वो डायरेक्शन बता पाएगा? बोर्ड पे सब कुछ मिटा दिया है, लेट ज्वाइन हुआ है, अभी अभी ज्वाइन हुआ है,
मिटाने के बाद ज्वाइन हुआ है, बता इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, बता इसकी डायरेक्शन क्या है, तो जल्दी बताइए क्या वो डायरेक्शन बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। मुझे तो वैसे तुम में से किसी ने नहीं बताया, इतनी देर लगती है टाइप करने में, हाँ ना यस नो में। तो यदि मैं उससे कहता हूं कि बता इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड देखने के लिए इधर उधर नहीं देखेगा क्योंकि यही लिख रहा है 10 न्यूटन। अच्छा बता डायरेक्शन क्या है इसकी, तो इधर उधर देखेगा लेकिन दिखेगा नहीं क्योंकि सब मिट चुका है। सर डायरेक्शन नहीं पता मुझे। चलो दूसरा क्वेश्चन उसी से पूछ रहा हूं, नया गेम रिफ्रेश करता हूं। मान लो मैं इस बोर्ड पर सिर्फ इसे लिखा रहने देता हूं, सिर्फ इसे लिखा रहने देता हूं, बाकी सब मिटा दूं, सिर्फ इस लाइन को, है ना। फिर कोई बंदा ज्वाइन होता है और उसे सिर्फ ये लाइन देखने को मिलती है, उससे मैं पूछता हूं बता इसको देख के बता इसका मैग्नीट्यूड, वो इसकी डायरेक्शन क्या है, सर लिख तो रही है टुवर्ड्स ईस्ट, हाँ वेरी गुड। अच्छा बता इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो क्या मैग्नीट्यूड बताएगा वो, बताइए। मैंने इससे पूछा चल मैग्नीट्यूड बता, क्या मैग्नीट्यूड है, तो अब सुनिए मैग्नीट्यूड बताएगा, इसका बताएगा। कैसे बताएगा बताता हूं इसका, सुनिए अभी कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका, सेंटेंस पूरा करो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवन होता है। तो पता है इस एफ वेक्ट कैप को, एफ कैप 1 टुवर्ड्स ईस्ट लिख सकते हैं ना। 1 तो एक ऐसा नंबर है वो सारा सबके संग चिपका हुआ है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। जैसे आदमी आंख नाक कान मुंह लेके पैदा होता है ना, सांसें लेके पैदा होता है ना, जो पैदा होता है वही, ये 1 सबके संग अटैच है। 1 का तलाक हो ही नहीं सकता किसी से, नहीं 1 किसी से तलाक ले ही नहीं सकता। तो 1 टुवर्ड्स ईस्ट कुछ भी सही नंबर तो है, दिस इज 1 टुवर्ड्स ईस्ट, तो इस 1 को हम अलग कर ही नहीं सकते। तो अब सुनिए इसमें ना पूरा वेक्टर जैसा टशन है, पूरा वेक्टर जैसा टशन आ गया इसमें। अरे वाह क्या मुझ में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो क्या हुआ मैग्नीट्यूड 1 है तो सही। एक वेक्टर के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो दोनों चीज इसमें है या नहीं। तो ये जो नोटेशन है ये अपने आप में एक कंप्लीट वेक्टर नहीं है, ये वाला नोटेशन। स्लो मोशन में चल रहा हूं देखो, ये वेक्टर, ये जो नोटेशन है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये अपने आप में वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये सिंबल बनाया तो हमने डायरेक्शन के लिए था, लेकिन इसमें टशनबाजी पूरी है वेक्टर की। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। यहां वो 1 दिख नहीं रहा, वो मैंने यहां दिखा दिया, दिख नहीं रहा वो मैंने दिखा दिया। तो क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है इसमें डायरेक्शन भी है, तो इसको वेक्टर की तरह ही इज्जत देनी है। लेकिन हमें यह पता है जिसपे आपने कैप चढ़ा दिया उसने सिर्फ डायरेक्शन वाला पार्ट निकाल के दिया होगा, मैग्नीट्यूड तो सर जबरदस्ती कर रहे हैं 1 की, 1 तो सब में होता है लेकिन मैग्नीट्यूड तो है। तो क्योंकि इस सिंबल में हमेशा, अच्छा बताओ मैंने कोई नया एग्जांपल लिखा, वेलोसिटी कैप, बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सर आप फिगर तो बनाओ तभी तो बताएंगे डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जल्दी बताओ इसका मैग्नीट्यूड 1। कैसे पता मैग्नीट्यूड 1 होगा, कैसे पता मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी चांद पर कैप लग रहा है। इसने किसी की डायरेक्शन बताई होगी सर, टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उल्लंग पल्लंग। मान लो इसने पल्लंग बताई कि डायरेक्शन पल्लंग है, डू यू नो पल्लंग है, चलिए कोई नहीं, तो इसने केवल डायरेक्शन पल्लंग बता दी, लेकिन 1 को तो तुम अलग नहीं कर पाओगे ना, 1 को तो अलग नहीं कर पाओगे। 1 तो शादी 1 की सबके संग शादी हुई है, ठीक है, दहेज में आता है सबके, तो 1, तो इसका मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हुआ 1, क्योंकि इसमें फुल टशनबाजी है, फुल टशनबाजी है इसमें। हाँ उधर पल्लंग का मतलब उधर उधर, एक्चुअली मुझे बहुत सालों तक नहीं पता था, मैंने डांट रखाई थी कि मेरे मौसाजी थे यूं कह रहे थे इस बाल्टी को पल्लंग रख दे, उनसे मैं बहुत डरता था। अब बाल्टी उठा तो लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा लेके कहां जाने, पल्लंग रख दे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। यानी ये खड़ा था, तू गार है बाहर है, यानी कि पल्लंग, तू पल्लंग नहीं जानता, ठीक चलिए। हाँ तो चलिए फिलहाल, तो अब आपको इसकी टशन समझ में आ गया। तो इसके इसी टशन की वजह से जिस जिस पर भी कैप लग रहा होगा, जिस जिस पर भी कैप लग रहा होगा, उन्हें हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, तो बनाया तो ये सिंबल डायरेक्शन के लिए था, बनाया तो ये सिंबल डायरेक्शन के लिए था, लेकिन करें क्या, जब हमने इसकी सर्जरी करी तो हमने क्या देखा कि साला इसका मैग्नीट्यूड
वन तो रहेगा ही रहेगा, उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन ऑफ ए ओनली, या एक और नाम दे रहा हूं, यूनिट वेक्टर। ये है सस्ती लैंग्वेज। एक चीज और है, यूनिट वेक्टर एलो, पहले तो बिगनर लेवल पे सिर्फ इतना सीखिए, लेकिन ये पूरा वर्ड नहीं है, यूनिट वेक्टर एलोंग ए वेक्टर। इस शब्द का मतलब कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, लेकिन डायरेक्शन ए वेक्टर वाली होगी। इस शब्द का मतलब ये है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 है, पर डायरेक्शन ए वाली है, डायरेक्शन ए वाली है। आगे समझ में नहीं ये? तो एफ वेक्टर मतलब 1 टुवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, यदि ये समझ में आ गया तो देखता हूं, मेरी तरफ से शाबाशी ले लेना, शाबाशी ले लेना। बताइए दैट इज, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी गुड शिवेश। शिवेश, अरे 2 बार वेरी गुड क्यों चाह रहा है, पढ़ तो लिया मैंने। भूमिका वेरी गुड, क्या आएगा? अश्मित शाबाश, भूमिका शाबाश, सिल्की शाबाश, नंदिनी शाबाश। चलो 1। क्यों 1? जिन्होंने जवाब नहीं दे पाए, ये डिले कर दिया। सुनिए, अभी मैंने क्या बताया था, इस सिंबल का क्या मतलब है, जिसके आगे 2 डंडे खड़े कर दूं, हे वेक्टर देवता मुझे अपना मैग्नीट्यूड दे दे, हे वेक्टर देवता प्लीज मुझे अपना मैग्नीट्यूड दे दे। तो जब हमने इस वेक्टर देवता पर ये सिंबल चढ़ाया था यूं करके, तो हे वेक्टर देवता तुम मुझे ये वाला पार्ट लिख दिया था, तुमने लिख दिया था कि नहीं? तो जब मैं इससे पूछूंगा हे वेक्टर देवता मुझे अपना मैग्नीट्यूड दे दे, तो वो ये वाला पार्ट लिख देगा 1। और 1 सिर्फ 1 ना यहाँ पे मीटर पर सेकंड होगा, ना या न्यूटन होगा, कुछ नहीं होगी, यूनिट भी नहीं होगी। वैल्यू यूनिट है पर यूनिट नहीं होगी कोई, यूनिट वेक्टर। ये एक तरीके से सरनेम होते हैं। आप सुनिए, अब मेरे को एक चीज बताना, यदि समझ जाओ तो 3 सिंबल से दोस्ती कर लीजिए बेटा, 3 सिंबल से दोस्ती कर लीजिए। 3 सिंबल हो गए, एक ये और एक ये। तो मुझे बताना क्या ये मैंने सही लिखा? यहाँ छोटी सी जगह में प्लीज उधार मांग रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि इस बताना ये मैंने सही लिखा कि नहीं? ए वेक्टर इक्वल टू ये सोच के देखना, 10 सेकंड दे रहा हूं, क्या ये सही लिखा या नहीं? शिवेश कह रहा है गलत है, शुभम कह रहा है गलत है, सिल्की भी कह रही है गलत है। शिवेश कह रहा है बिल्कुल गलत है, महक कह रही है सही है। ये सही है एक्चुअली शिवेश में, और ये लोग सही बोल रहे थे, ठीक है, ये सही है, ये सही लिखा है। देखो क्यों? अच्छा यहां करके दिखाता हूं, यहां करके दिखाता हूं। इसमें यदि मैं इसकी और इसकी शादी करा दूं, इन दोनों की, एफ वेक्टर की शादी, गठबंधन, इन दोनों की शादी करा दो, इसमें ये समझिए मल्टीप्लाई करा रहा हूं, समझिए, इसकी शादी इससे करा दी, एफ वेक्टर एफ कैप। तो बताइए एफ वेक्टर अपने संग क्या लाएगा शादी में? भैया अब तो जब शादी हो जाएगी तो लड़के का सब कुछ लड़की का, लड़की का सब कुछ लड़के का, तो जोड़ी, तो ये अपने संग ला रहा है 10 न्यूटन, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे? एफ कैप से। अब एफ कैप अपने संग क्या लाएगा? 1 टुवर्ड्स ईस्ट। तो दोनों, अब 1 कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं है ना इसके मैग्नीट्यूड का, ये 1 जरूर है लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को बिगाड़ तो नहीं सकता ना। तो मल्टीप्लाई होके क्या आया? 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। सोचो यही तो था एफ वेक्टर। तो यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की शादी करा दी जाए तो वो कंप्लीट वेक्टर, असली नोटेशन ये होता है एक्चुअली, मैग्नीट्यूड की शादी डायरेक्शन से, ये अलग अलग सिंबल है तो वो कंप्लीट वेक्टर है। समझ में आया ये? इसे यानी यदि मान लो आपको मैं साल के एंड में रिवीजन दूं तो फिर मुझे ये चीज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन लिखनी चाहिए मुझे। यदि मैं महीने 2 महीने बाद कैसे रिवीजन करा दो, रिवीजन, तो रिवीजन सिर्फ इस लाइन का होगा कि बेटा कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन। नो डाउट ए कैप में मैग्नीट्यूड है 1, एफ कैप में मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन 1 कर क्या पाया मल्टीप्लाई होने के बाद? 1 किसी के संग भी घुल जाता है, किसी को चेंज तो कर नहीं पाता। जल्दी बोलो, पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा?
कि कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है। अब एक और चीज, इसी में एक और चीज, ठीक है, एक और चीज आएगा बेटा। और ये नया सिलेबस है, नई दोस्ती तो होगी होगी, समझने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। अब सुनो एक और इसी में एग्जांपल। बताना, मैंने ये लिखा एक नया क्वेश्चन और ये लिखा बी कैप। बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है। मैग्नीट्यूड तो पता है 1 होगा, बताओ क्या डायरेक्शन है इसकी। साहब कहोगे ऐसे कैसे बता दे, कुछ फिगर में हिंट तो दो, फिगर तो बनाओ, ऐसे कैसे कोई डायरेक्शन बता देगा, नहीं बता पाएगा, ठीक है। सी कैप की डायरेक्शन बताइए, नो आइडिया। आप सिर्फ यही बोलोगे नो आइडिया, तो फिर एयरटेल, ये जियो, आइडिया नहीं है, नहीं नो आइडिया, ये कह रहा है आइडिया नहीं लेना, डूबने वाली है वो कंपनी। एक्चुअली कोई आइडिया है ही नहीं, सही बोल रहा है। ए कैप बी कैप, जब तक मैं फिगर नहीं बनाऊंगा कैसे कोई डायरेक्शन बता देगा। अच्छा चलो डी कैप की तो बता दो। सर क्या हो गया है आपको। अच्छा डी कैप की, प्लीज डी कैप की बता दो प्लीज। तो डी कैप की डायरेक्शन कोई नहीं बता सकता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये जो 3 आई जे के हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं। इनके बारे में मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको रट लेना है कि आई कैप क्या चीज है। बताता हूं, आई कैप नो डाउट यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। आई जे कैप, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। जैसे पाई का मतलब 6 होता है ना, नहीं, पाई का स्टैंडर्ड मीनिंग है, ये सिंबल का अपना प्री डिफाइंड मीनिंग है कि पाई 3.14 ही होता है ना। प्री डिफाइंड मीनिंग है ना इस सिंबल का, इस सिंबल का प्री डिफाइंड। तो इन तीनों सिंबल का प्री डिफाइंड मीनिंग है। क्या मीनिंग है, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा मैं जगह नहीं थी तो केवल इतना लिख दिया, वैसे पूरा क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। वाकई ये 3 तो आपको रटने पड़ेंगे, ए कैप बी कैप सी कैप डी कैप ई कैप एफ कैप, किसी को कुछ नहीं पता। और इसके बाद भी के बाद क्या आता है, एलोमेनोपी, है ना, बच्चे ऐसी तो पढ़ते हैं। अरे मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल जिस बच्चे से भी एबीसीडी सुनो, एबीसीडी की चाहिए कि एलोमेनोपी, एल के बाद भी उनका ओ आता है, यानी एलोमेनोपी क्यू आर एस टी यू टी। हाँ तो याद रखिएगा आई जे के, सिर्फ ये तीन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, प्री डिफाइन है। अच्छा जिन पे कंप्यूटर है वो जानते होंगे एक वर्ड होता है कीवर्ड्स, एक वर्ड होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं बताओ, जिन पे कंप्यूटर है उनके लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड मैंने बता दिया। कीवर्ड का मतलब कोई टाइप करेगा, जो कोडिंग सीखते हैं बताइए कीवर्ड का मतलब क्या होता है। अच्छा नहीं है, कीवर्ड का मतलब कोई जानता हो, KEWORD। दिया ने ठीक बोला, उस पर कंप्यूटर है। प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिन्हें हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते। दिया यही है कि नहीं, दीज आर रिजर्व वर्ड। और बताओ रिजर्व वर्ड होते हैं कीवर्ड जिन्हें हम अपने लिए नहीं यूज कर सकते। रिजर्व है मतलब आई कैप को आप सर इसे मैं ईस्ट के लिए यूज कर लूं ना, ये एक्स के लिए यूज होगा। जे शादी हो चुकी है इसकी वजह से, तलाक और नहीं होगा जिंदगी भर, जब तक फिजिक्स चलेगी दुनिया चलेगी। आई कैप भगवान राम की तरह सिर्फ एक ही लड़की से शादी की, सीता माता से, ठीक है, तो आई कैप की शादी इससे, जे कैप की फिक्स है, ठीक है। तो अब इसका यूज बता दूं मैं, पहले स्क्रीनशॉट लो बेटा, मैं फिर कुछ जगह थोड़ी सी जगह में घुसाया जा रहा हूं। आप पहले स्क्रीनशॉट लो ताकि मेरे को थोड़ा हाथ खोलने का मौका मिले। ठीक, अब आ जाओ, इसे तो नहीं मिटा रहा मैं, इसको ले लेता हूं, इतने हिस्से को, वो मिट गया, कोई बात नहीं। क्या था बेटा, किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ये है कोड लैंग्वेज, प्रॉपर तरीका। डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं इससे। अब देखिए मैं इस आई जे के का यूज दिखाता हूं एक एग्जांपल। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये जा रहा है ऐसे करके साइकिल से 20 मीटर पर सेकंड। तो सुनेंगे, इसका नाम है ए। तो यदि मैं ए की वेलोसिटी लिखूं, ए की वेलोसिटी, तो क्या मैंने ये सही लिखा, ये बताइए, पहले बताइए, सही लिखा गलत लिखा, जल्दी बताओ।
ये सही लिखा गलत, सिर्फ इतना पूछा है, सही है गलत, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने सेहरा तो लगा दिया, बहु दीनी इसको, ये बात, सेहरा तो लगा दिया, सेहरा मेरा गोड़ी में बिठा दिया, बीवी तो दी नहीं से, डायरेक्शन तो दी नहीं, या फिर ये ऐसे सही है। अब सही है, सेहरा ही मत सजाओ, बेचारे के अरमानी मत जगाओ, अरमानी मत जाओ, क्योंकि मैंने आपको ये ऑप्शन भी दिया था, देखो यदि किसी की चांद पर डंडा, देखो ये रहा, यदि किसी की चांद पर डंडा नहीं करते हो तो इसका मतलब खाली मैग्नीट्यूड लिख दो, तो खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा है। लेकिन जब सेहरा सजा रहे हो, डोली सजा के रखना है ना सेहरा, तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बताइए क्या लिखना पड़ेगा शब्दों में? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, उसकी बजाय ये सिंबल यूज करो। इसका भी वही मतलब है, इसका भी वही मतलब है, क्योंकि पढ़ूंगा मैं ऐसे ही कि वीए वेक्टर इज 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, यानी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बताइए, मैंने 20 मीटर की शादी आई कैप से कर दी, आई कैप दहेज में कितना मैग्नीट्यूड लेके आया है? आई कैप दहेज में मैग्नीट्यूड लेके आया है 1, तो जब ये इसके संग अटैच होगा तो मैग्नीट्यूड 20 से 19 नहीं होगा, नहीं 20 से 21 होगा। तो यूनिट वेक्टर जब किसी के संग अटैच होते हैं, है ना, तो उनका मैग्नीट्यूड जो ऑलरेडी रहता है ऑलरेडी रहता है, बस एक डायरेक्शन मिल जाती है इसको। अब ये वेक्टर सहरा सजा के घूम रहा है, मेरी डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। डू यू पल्ले और नॉट? आई कैप इज ए स्टैंडर्ड एंड रिजर्व वर्ड फॉर यूजिंग द वर्ड। अच्छा ये बताओ कौन सा शब्द अच्छा है? ए, जैसे आप किसी को बुलाते हो, ए यू कम हियर, ये अच्छा है या ए कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? अच्छा तो यही लग रहा है, लेकिन थोड़ा बदतमीजी हो जाती है, लेकिन इसमें ये तमीज नहीं है, लेकिन है ना, ये तो पापा को बुला के देखना, भाई तमीज निकाल देंगे, ठीक। चलो है, ये बदतमीजी वाला, लेकिन यार कभी कभी थोड़ी सी बदतमीजी, वो है ना, बदतमीज चल बदतमीज, थोड़ी थोड़ी, क्या था स्टार्टिंग में डाला उस डांस में, कभी कभी बदतमीजी अच्छी होती है, कर लेनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, होपफुली कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया। अब ये आ जाइए, ये वाई एक्सिस, सपोज करो ये ऐसे करके बॉल नीचे गिर रही है और फ्री फॉल है, लाइक द बॉल इज नेम्ड एज बी, यूं करके गिर रही है, तो बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? एक्सेलरेशन यदि ये फ्री फॉल है तो सर इसका एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये सही है। लेकिन यदि मैं इसके भी सहरा सजा दूं और एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर है तो इसकी तो शादी होगी, स्केलर ये जो सिंगल सिंगल डोलते रहेंगे, ठीक है उनमें। अब बताइए इसकी चांद पर डंडा कर दिया तो बहुत तो इससे, तो एक चीज, ये एग्जाम्पल गलत हो गया, मतलब गलत नहीं हुआ, आप इसे चलो उधार मान के समझ लो। यहां जे कैप तो नहीं आएगा, माइनस जे कैप आएगा, जल्दबाजी कर दी इस एग्जाम्पल में मैंने, माइनस जे कैप आएगा। अच्छा इसे थोड़ा समझ लो, क्योंकि एक मिनट, जे कैप का मतलब किधर होता है? ऊपर का वाई, पॉजिटिव वाई, लेकिन ये तो नीचे है ना। चलो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ये, इसे मैं मिटा देता हूँ ना, इसे चूल्हे में जाने दो, अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ इसे, ये थोड़ा जल्दबाजी हो गया, क्योंकि ले दे के पहले इनसे तो दोस्ती कर ले। इस एरो ये ऐसे ना जाके ऐसे जा रही होती बॉल, द बॉल इज नेम्ड एज बी, और ये ऊपर जा रही होती है। अब तो ठीक है, और इसकी एट दैट इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड है, एट द इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे ये फोटो खींची। तो बताइए बी की वेलोसिटी, ये मैंने सही लिखा गलत लिखा? जल्दी बताना, जल्दी, सही लिखा गलत लिखा? क्योंकि धीमे धीमे ऐसी दोस्ती होगी, बार बार घटाऊंगा तो। शुभम निकता हर्ष, बिल्कुल ठीक आंसर दिया, ये सही लिखा, ये ओके है, बिल्कुल ठीक सार्थक। लेकिन अब गलत हो गया, अब सही करो, सब सेट है पहले से, ठीक है। चलिए तो बेटा 5 मीटर पर सेकंड ये किधर जा रहा है? तो लंबी सी ये लाइन लिखने के लिए कि टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई जा रहा है, इशारा कर दो। कौन सा इशारा? यहां कौन है? जे कैप। जे कैप अपने संग कितना मैग्नीट्यूड लाया? 1, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड 5 ही रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एक बार और जेड पे भी किसी को ले जाते हैं ना, जेड पे, चलो यार इसमें ट्रक ले जाते हैं, ट्रक का नाम है सी, ठीक है, जेड एक्सिस। अच्छा ये तो फील कर दो ना, जेड एक्सिस किधर होगी? आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर, ठीक, जेड एक्सिस, ये तो फील करना पड़ेगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसे बनाना पड़ता है हमको, लेकिन होती तो ये
आगे है महात्मा गांधी। पता है ये क्यों? अब बेचारे महात्मा गांधी के साथ क्या मजबूरी थी? अपनी पत्नी को लव लेटर लिखा, डियर कस्तूरबा आई लव यू, नीचे लिखा तुम्हारा बापू, इसीलिए ये चलन मजबूरी का नाम। अब मजबूरी यही थी, तुम्हारा बापू। ठीक है, चलिए वेलोसिटी एट सी। अरे कुछ लिख तो दूं मैं, यहाँ 15 लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ, 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी यदि शादी कराओगे वेक्टर लिखोगे तो के के। समझ में आ गया? आई जे के का चक्कर समझ में आ गया। और सुनिए, इनमें यदि कुछ समानता है तो एक ही समानता है कि तीनों के मैग्नीट्यूड 1 होंगे। यदि मैं आई कैप का मैग्नीट्यूड पूछूं तो 1, हे वेक्टर देता अपना मैग्नीट्यूड दे दो 1, हे वेक्टर देता अपना मैग्नीट्यूड दे दो तो ले, है ही नहीं मुझ में, ले 1 है, मेरी दौलत यही है बस। चलिए होपफुली आप, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कल की क्लास बेटा, एक्चुअली पूरी वेक्टर अलजेब्रा की क्लास इंपॉर्टेंट है। इसमें गड़बड़ कर दी 2 साल खराब हो जाएंगे आपके। 11 तो खराब हो गई होगा, 12th में भी, 12th भी कांड हो जाएगा बेटा बिल्कुल। इसके बिना आप कर नहीं सकते हो, आप एटलीस्ट फिजिक्स तो नहीं कर सकते हो। हाँ तो एक बार फिर से वो जो ये लाइन मिट गई वहां पे फिर से लिख देता हूं। देखो बेटा अभी अभी मैंने लिखा किसी वेक्टर को लिखने का तरीका, तमीज, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये होती है। कैप के साथ डायरेक्शन लिखी जाती है, शब्दों में नहीं लिखते, इशारों में लिखते हैं, इस इशारे से। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, हमारी इस वेक्टर अलजेब्रा में ना कुछ वेक्टरों के नाम दिए जाएंगे, है ना, नाम दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले है यूनिट वेक्टर, पहले इसी को देख लेते हैं क्योंकि ये नाम अभी अभी ताजा ताजा भी है। यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। वेक्टरों में बहुत सारे नाम आएंगे, है ना, तो उसमें एक नाम यूनिट वेक्टर अभी अभी पढ़ा है, ये जो है वो यूनिट वेक्टर है, जो केवल डायरेक्शन के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेकिन उसमें मैग्नीट्यूड निकला, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना निकला? 1। कितना मैग्नीट्यूड निकलेगा यूनिट वेक्टर को? आपने कई आई कैप, जे कैप, के कैप, कितने लोगों के सर पे जोकर वाली कैप देख ली, सबका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? 1। ये यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन, ये एक तरीके से सरनेम की तरह यूज किए जाते हैं। अब इसी में सिंस अभी अभी पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर है उसको ऐसे लिखते हो आप, ठीक है। तो कभी किसी सवाल में पता है ये भी पूछ सकते हैं, ये दे दे और ये दे दे और ये निकालना पड़ जाए, तो बेटा यदि किसी इक्वेशन में x इंटू वाई इक्वल टू जेड है और आपको 2 वैल्यू पता हो तो तीसरी तो आप निकाल ही लोगे ना। तो यदि किसी सवाल, देखो किसी वेक्टर को आप लिखते तो ऐसे और उस किसी सवाल में ये और ये दे रखा हो तो ये कैसे निकलेगा? तो ए कैप क्या हो गया? ए वेक्टर, उसके नीचे इसे लिया ना अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो ए कैप बन जाता है। फॉर्मूला भी इजी है, मतलब इसी बात को कहने का दूसरा अंदाज, इसी बात को कहने का एक अंदाज। यदि आपको केवल यूनिट वेक्टर ही निकालना पड़े तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1, ठीक है। कोई भी हो चाहे, यूनिट वेक्टर में तो बेटा सिर्फ इतना ही है। फिर आते हैं एक नल वेक्टर, NULL, नल वेक्टर। ये हेडपंप वाला नल नहीं जो सनी देओल ने उखाड़ दिया था, नल, नल का दूसरा, स्पेलिंग से फील कर रहे होगे, नल कुछ नहीं, या इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। एक्चुअली यदि कोई वेक्टर है जैसे वेलोसिटी है, कभी कभार जीरो भी हो सकती है ना किसी की वेलोसिटी, कोई बंदा रेस्ट पे भी हो सकता है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, बंदा रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? कोई बंदा रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी, पूछ में ना हो वेलोसिटी जो कि वेक्टर है, लेकिन मैंने साथ में क्या बोला कि वो रेस्ट पर है तो वेलोसिटी हो गई 0। जब किसी भी वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाए, मैग्नीट्यूड, यदि किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन 0 हो, देखो इसमें मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन क्या रहेगा इसमें, ये बताओ, सॉरी इसमें, अच्छा ये तो समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर पे कैप लगाते हैं तो बताइए जितने भी यूनिट वेक्टर होंगे उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे? 1। जीरो वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जीरो वेक्टर। जीरो बनाया मैंने, ओ नहीं बनाया, कोई इमोजी नहीं बना रहा हूं, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या है? अपने नोट्स भी खोल सकते हो बेटा, साथ के साथ हैंड टू हैंड वहां पढ़ सकते हो स्प्लिट स्क्रीन करके।
those vector whose magnitude is 0, then they are called zero vector. अच्छा एक मिनट बताना, मैंने इस चौक को फेंका तो वेलोसिटी तो है, तो बताइए वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो थी, यानी नल वेक्टर थी। क्या थी? नल वेक्टर। दूसरा एग्जांपल, सपोज करो ये कोई ब्लॉक है, 10 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है। बताइए इसमें नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स एफ नेट वेक्टर, तो आप लिखोगे नल वेक्टर। क्या लिखोगे? नल। इसे ऐसे पढ़ा जाता है, ये मैंने कहा ना, ये यहां की लैंग्वेज है, जीरो नल वेक्टर। चलिए तीसरी चीज, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स। अब देखिए वेक्टर में इक्वल तब कहे जाते हैं, अच्छा स्केलर में तो केवल मैग्नीट्यूड बराबर हो, इक्वल हो गए, खत्म कहानी। डायरेक्शन का फिर सेंस, अच्छा वो पल भर के जैसे वेलोसिटी थी, उस मूवमेंट भी तो वेलोसिटी जीरो हो गई, डायरेक्शन उस पॉइंट पे हम नहीं बोल पाएंगे। उसका क्वेश्चन ये है कि सर डायरेक्शन का क्या मतलब है? एट दैट पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन नहीं बता पा रहे, लेकिन वो वेक्टर की वैल्यू जीरो हो गई है उस समय, उसको जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायरेक्शन ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर नहीं रहेगी, उस मौके पर उसकी वेलोसिटी जैसे जीरो हो गई, जैसे फोर्स इस समय जीरो हो गया तो जीरो वेक्टर लिख देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में जब भी फोर्स आएगा डायरेक्शन लेके कभी आएगा ही नहीं, तो जीरो वेक्टर बोलते हैं यदि मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो बोलते हैं उसको, ये यहाँ डिक्शनरी ये है कि उसको बोलना नल वेक्टर, ये जीरो नहीं बोलना, जीरो वेक्टर बोलना। ठीक है, मतलब वो जिस, अच्छा हिंदू है मर जाए तो उसको जलाएंगे, दफनाएंगे तो नहीं ना, बोला जाएगा कि वो हिंदू है, उसका प्रोसीजर वही है कि भैया वो हिंदू है, मरने के बाद भी वो हिंदू है। तो यदि कोई वेक्टर मर जाए तो भी उसे वेक्टर ही बोलते हैं कि भैया वो वेक्टर तो था ही भाई। अब आ जाइए इक्वल वेक्टर। हाँ तो मैं बता रहा था स्केलर में इक्वल थोड़ा इजी था, वहां क्या था, मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। अब जैसे तराजू वाला, आपने कहा 1 किलो सब्जी दे दे, 1 किलो भिंडी दे दे, तो वो 1 किलो का पार्ट इधर रखेगा तराजू में और इधर भिंडी तोलता रहेगा, जब तक 1 किलो ना हो जाएगी, ये सुई बीच में नहीं आ जाएगी, आगे बीच में पैक करके दे दी, तो बताइए 1 किलो इधर भी 1 किलो। भाई जैसी सुई बीच में आ गई, इसका क्या मतलब है कि ये भी 1 किलो है और ये भी 1 किलो है, तो वो भिंडी का मास वेट 1 किलो हो चुका है। समझ में आया यहां तक? ये तो हुआ स्केलर। लेकिन दो वेक्टर इक्वल तब कहे जाएंगे जब मैग्नीट्यूड भी एक जैसा हो और डायरेक्शन भी एक जैसी हो। मैग्नीट्यूड भी एक जैसा हो और डायरेक्शन भी हूबहू, मतलब क्लोन हो बिल्कुल, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसी हो, तो उसे बोलेंगे हम इक्वल वेक्टर। जैसे यदि एक वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर है, और एक वेक्टर ये रहा, अब इन दो वेक्टरों में गौर से देखो, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के नहीं है। अच्छा कंडीशन पहले बता देता हूं, फिर एग्जांपल बताऊंगा। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ, पहली बात, उन दोनों के वेक्टर, जैसे ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है सपोज करो, तो ये मैंने क्या लिखा, इसे पढ़ोगे कैसे? नई डिक्शनरी है, ये नई कोडिंग है, क्या पढ़ोगे इसे? पहले पढ़ते थे कि ए इक्वल टू बी, यदि मैं ये लिखता हूं तो इसको पढ़ते हैं इक्वल टू बी, लेकिन इसे कैसे पढ़ोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एक तो ये हो, एंड उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, थीटा 0, या यूं कहिए सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो। इस बात को ऐसे बोलते हैं ऐसे, ये दोनों एक ही बात है बेटा, ये कोई अलग अलग बात नहीं है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर, two vectors are said to be equal vector if they have same magnitude and same direction. For example, जैसे ये a वेक्टर है और यही हूबहू बिल्कुल क्लोन, जैसे कंप्यूटर पे पढ़ा रहा होता तो कॉपी पेस्ट मार दूं, तो गौर से देखो लेंथ भी हूबहू एक सी और डायरेक्शन भी हूबहू एक सी, तो हम बोलेंगे a वेक्टर b वेक्टर के इक्वल है। दूसरा एग्जांपल, यदि एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर भी ऐसे हो, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा मैग्नीट्यूड और एक जैसी, दोनों ही एक जैसी डायरेक्शन है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और, यदि एक वेक्टर ऐसा हो और एक वेक्टर ऐसा हो, अब फील करिए, थोड़ा आगे पीछे जरूर है, आगे पीछे जरूर है, लेकिन यदि इसको उठा के ये सुपर इंपोज हो जाए, एज इट इज सुपर इंपोज हो जाए, एक को उठा के, जैसे हम ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी वर्ड बोलते हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है कि एक ट्रायंगल को यदि दूसरे ट्रायंगल पर रख दें तो केवल एक ही ट्रायंगल दिखे, पीछे वाले का कुछ ना दिखे, है ना।
ये चीज मतलब दोनों तरफ से पलट गए, कुछ ना दिखे दूसरे वाले ट्रायंगल का, तो ये भी इक्वल वेक्टर है। क्या है ये, थोड़ा आगे पीछे जरूर है, ठीक है। तो बेटा इन तीनों में आप क्या लिखोगे, यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, क्या लिखोगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तब लिखोगे ये। और बी अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, ये और ये एक अलग बातें हैं, ये और ये अलग तरीके, इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ है यदि मैं सिर्फ इस लाइन को पढ़ता हूं, और इसका मतलब वेक्टर ही इक्वल हो चुका है बी के। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तभी मैं कह रहा हूं पढ़ना सीखो। इसे ए वेक्टर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यदि दो वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये हालात होंगे तो। और बेटा थ्योरम तो उल्टा सीधा एक समान होती है, इसका उल्टा यदि दो वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और डायरेक्शन भी सेम होगी। अब जैसे मैंने कुछ और एग्जांपल देता हूं, नेगेटिव एग्जांपल देता हूं, बताना, ये बताना ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या ये इक्वल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि मतलब क्यों नहीं है इक्वल, आप लोग बताओ क्या कमी रह गई, कमी तो बताओ, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है, तो आप यहां लिखोगे ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अच्छा चलिए, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम तो है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। इक्वल वेक्टर के लिए दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों ही। तो भैया ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। हालांकि इस टॉपिक पे मैं अगला टॉपिक भी लाऊंगा, अभी तो सिर्फ इतना सीखो, बाकी तो बहुत है, समझ गए। अच्छा बताइए क्या ये सही है, तीसरा एग्जांपल आई कैप, ये ट्रू और फॉल्स, यहां पे ट्रू या फॉल्स लिखना है मुझे, बताओ। आई कैप वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप, या आई कैप इक्वल टू जे कैप, सही है गलत है, ये सही है गलत है, ये ट्रू है, निकिता को लग रहा है ट्रू, बाकी सब, भूमिका को लग रहा है ट्रू, नंदिनी को लग रहा है ट्रू, जिन जिन को ट्रू लग रहा है वो गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, सबसे पहले तो देखिए मैंने इक्वल लिखा है, यानी ये कह रहा हूं कि ये दोनों वेक्टर बराबर है, और दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी, तो इनका मैग्नीट्यूड ही तो सेम है 1 और 1, पर डायरेक्शन एक एक्स एक्सिस की ओर और एक वाई, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डू यू पल्ले और नॉट, जिन्होंने ट्रू बोला था मैं उनसे बात कर रहा हूं, उसने इसका आंसर ट्रू बोल दिया था कि ये ट्रू है, नंदिनी थी शायद, एक भूमिका थी, एक निकिता थी, तो ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है ये इक्वल वेक्टर, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड सेम होने से हमें वेक्टर में ये साइन नहीं यूज करना, इक्वल का साइन तब यूज होता है जब दोनों ही चीज मैच कर जाए। इक्वल वेक्टर समझ में आ गया, मिटाऊं इसे, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ओके चलिए अब आ जाओ, नेगेटिव वेक्टर्स, अगला है, जो तीसरा है ना शायद, क्योंकि एक नहीं चौथा, एक तो मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया, एक नल वेक्टर पढ़ाया, एक इक्वल वेक्टर, अब एक है नेगेटिव वेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स देखिए बेटा क्या चीज है, इफ कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर, इफ पहली चीज, एक तो उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, कोडिंग थोड़ी थोड़ी घुसने लगी दिमाग में, रटने वाली स्टेज पर आ रहे हो ना, कि इसका मतलब ये है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, एक तो मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के होनी चाहिए, एग्जैक्ट अपोजिट। और फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन इसको नहीं बोलते कि ये इसके अपोजिट है, इसको नहीं बोलते कि ये इसको अपोजिट है, इसको बोलते हैं अपोजिट है, यानी एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल को बोलते हैं। और यानी अपोजिट डायरेक्शन बोलिए या यू बोलिए, उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180, एक ईस्ट में तो एक वेस्ट में ही होना चाहिए, तब है वो अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी अब सुनिए,
two vectors are said to be negative of each other or said to be negative vectors if they have same magnitude but exactly opposite direction. For then यदि ये हो जाए, यदि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तब आप A इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर यूज करोगे, या बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर. और वैसे भी मैंने आपको बताया था हमारी फिजिक्स में नेगेटिव साइन यदि आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा, पहले बता चुका था, आज उसको डिफाइन कर रहा हूं. हमारी फिजिक्स में वेक्टर में नेगेटिव साइन यदि आ रहा है तो वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है. पता है इसको कैसे पढ़ेंगे कि ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर. इसका मतलब ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर के अपोजिट है. ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर के अपोजिट है, या बी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर के अपोजिट है. मैग्नीट्यूड तो दुनिया के किसी वेक्टर के नेगेटिव नहीं होंगे, इवन नेगेटिव वेक्टरों के भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है. ठीक है, अब इसको एग्जांपल बताता हूं. जैसे एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, एग्जैक्ट मैंने पूरी कोशिश, अब बेटा वो इंची टेप से मत देखना, वर्नियर कैलिपर से, नहीं 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 इसकी लेंथ थोड़ी सी तो ज्यादा है. ए वेक्टर बी वेक्टर तो पता है क्या लिखेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है ना, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर. कुछ नेगेटिव एग्जांपल लेता हूं. जैसे सपोज करो, बताना ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर. अब आप ये चीज यूज ही नहीं कर सकते, ये भी नहीं यूज कर सकते. ना तो ये इक्वल वेक्टर है, ना तो ये इक्वल वेक्टर है, और ना ही ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है. ये सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है. मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो. क्योंकि हमारी फिजिक्स में इसका, इस कोड का पता है, आगे जाके हम इस कोड को कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे इस कोड को, जब भी हमारे सामने लिखा होगा ओ अच्छा ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है. पता है, समझ में आ रहा है ना यहां तक नेगेटिव वेक्टर का मतलब. अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं. कुछ दिनों बाद जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो एक थर्ड लॉ पढ़ा है ना आपने, पढ़ा तो है ही है, पढ़ा तो है ही है. क्या है थर्ड लॉ? सिंपल, जैसी करनी वैसी भरनी. ऐसे बोल दूं चलेगा, या जो बोलता है वही होता है ना, जो बोलता है वही होता है. ऐसे भी तो बोल सकते हैं थर्ड लॉ. नहीं, हाँ वैसे तमीज की लैंग्वेज ये है कि एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, न्यूटन ने बोला था फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो सुनिए, अब इस शब्द को बार बार सुनिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. स्लो मोशन में इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, बार बार चलाओ इस वीडियो को, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो क्या मतलब आ रहा है इस वर्ड का, कि वो जो दोनों फोर्स हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी और डायरेक्शन में अपोजिट होंगी. इसका मतलब जैसे सपोज करो ए और बी, अब थर्ड लॉ नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, उसमें यदि डाउट होगा बाद में बात करेंगे. जैसे ये ए है और ये बी है, ठीक है, मान लो ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, दूर से ही कर लेते ना कभी कभी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर लेती है, दो मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेती है. माना मैंने इसका नाम दिया एफ ए बी. एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. इसका नाम दिया फिर मैंने फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं. या ऐसे कम समझ में आ रहा है तो टक्कर मार देता हूं इनमें, जोर का झटका है, जोरों से लगा लो, टक्कर मार दिया, कोलिजन मार दिया, धूम. ठीक है, अब ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे लगा रहा होगा. इस फोर्स का नाम दे दिया मैंने फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इस फोर्स का नाम दे दिया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. तो पता है न्यूटन क्या कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, भाई साहब न्यूटन थर्ड लॉ, उनका कहना यह था कि एफ ए बी इज इक्वल टू ये है मैथ का इशारा. आपको मान लो आप गूंगे हो जाओ, आप बोल ही नहीं पाओ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज, ये बोल ही नहीं पाओ, तो मैथ ऐसे लिख देना. इसका भी वही मतलब है कि दीज टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट.
समझ में आया? इसका मतलब ही यही है। अच्छा बताना, जिस तरीके से मैंने नेगेटिव वेक्टर एक्सप्लेन किया है, नेगेटिव वेक्टर वो होते हैं यदि किसी के आगे ये लग जाए तो वो दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मुझे ये बताइए दैट इज, ये ट्रू है या फॉल्स? एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, सोच के बताओ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? इतना सन्नाटा क्यों है? सिवेश कह रहा है फॉल्स, सिल्की दिया कह रहे हैं ट्रू, नंदिनी को फॉल्स लग रहा है, निकिता को फॉल्स लग रहा है, अंशिका को फॉल्स लग रहा है, तुषार को फॉल्स लग रहा है, मैं हर्ष को ट्रू लग रहे हैं, हर्ष को ट्रू, भूमिका को फॉल्स। चलिए मैं जवाब देता हूं, आप भी अपने कमेंट दीजिए। नो, समझ में नहीं आया? पीछे का तो आया ना? अच्छा ठीक है। ओह माय गॉड, ऑल इज वेल। हाँ अश्मित, ट्रू लग रहा है, ठीक है। चलिए ये ट्रू है, ट्रू है क्योंकि ध्यान करो, सिर पे यदि सहरा नहीं है तो वो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, सिर पे सहरा नहीं है तो वो मैग्नीट्यूड है सिर्फ। क्योंकि सुनिए, मैंने आपको बताया था या तो ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड, या फिर एक और सस्ता वर्जन ये। अच्छा एक मिनट मुझे बताइए, चलो छोड़ो इसे, ये सही है या गलत है? ये बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बताइए, ये ट्रू है या फॉल्स है? इस स्टेटमेंट के बाद हम ये कह रहे हैं ये तो ट्रू है, ये तो न्यूटन ने कह दी, माननी पड़ेगी, राजी राजी नहीं गैर राजी मानना पड़ेगा। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताओ? ये तो ट्रू है ना निकिता, ये क्यों फॉल्स है? निकिता, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे क्यों ऐसा कर रही है? अच्छा क्या समस्या क्या आ रही है ये बता तुझे? निक्की, निक्की बोलू चलेगा? थोड़ी मेहनत लग रही है निकिता नाम में, सांस फूल रही थी मेरी। निक्की क्या, देखो नेगेटिव वेक्टर मुझे लग रहा है धो दिया तूने। अच्छा मैं वीडियो भेजूंगा, एक बार प्लीज दोबारा देखिएगा, है ना सब लोग दोबारा, ये फायदा मिल जाता है ऑनलाइन में, एक बार दोबारा देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा था मैं? देखो यदि दो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर हैं तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम टू सेम होंगे इनके। देखो क्या लिख रहा है, दो नेगेटिव वेक्टर माइनस यदि लग रहा है ना तो मैग्नीट्यूड तो फिर भी सेम है, तो माइनस भले ही यहां लग रहा है तो मैग्नीट्यूड तो फिर भी सेम है ना। अब इसी बात को ऐसे लिख दो, ये भी एक ही बात है, ये दोनों तो एक ही बात है। चलिए चलिए मुझे अब नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आया, तो बताइए आई कैप का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? आई कैप का मतलब समझाया था, बताइए। आई कैप का मतलब बताया था यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स, यही तो बताया था। जे कैप का मतलब क्या बताया था? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई। और के कैप का मतलब क्या बताया था? ये प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड है, ठीक है। आज जो अभी अभी टॉपिक पढ़ा है नेगेटिव वेक्टर, एंड यदि मैं आई के आगे माइनस लगा दूं तो इसका मतलब ये है तो यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ही है बेटा, लेकिन ये यूनिट वेक्टर अलोंग ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो गया। आई माइनस आई, आई माइनस आई, क्योंकि माइनस कैसे पढ़ोगे? आई कैप के अपोजिट, आई कैप का अपोजिट है ये। तो बताइए फिर तो सिमिलरली इतना तो फिर कंजड़ा भी स्मार्ट होता है, सिमिलरली थ्योरम माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई माइनस के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड। अब वो वाला एग्जांपल मैं दे देता हूं जो मैं उस समय बता रहा था, बताना उस समय जो बता रहा था, एक्स वाई जेड। यदि कोई बॉल नीचे गिर रही थी, इसका नाम बी था, तो बताइए इस बॉल का एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब बात आएगी इसको सेहरा सजाने की, चांद पर डंडा करने की, अब ये गलत है, क्योंकि बीबी तो दो इसे, डायरेक्शन तो दो। अब डायरेक्शन किधर है इसके एक्सीलरेशन की? नीचे। नीचे कौन सी डायरेक्शन है?
माइनस जे, तो आप यहां लिखोगे माइनस जे। तो हाउ दिस सेंटेंस विल बी, कैसे रीड करोगे आप इस सेंटेंस को कि एक्सीलरेशन ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन में वो माइनस वाई की ओर है। डू यू पल्ले और नॉट? जल्दी बोलो, डू यू पल्ले और नॉट? माइनस का आज मैंने इस नेगेटिव वेक्टर के थ्रू माइनस का यूज बताया। और धीमे धीमे अब आदत डाल लेना, आदत डाल लेना। ये हो सकता है वो इस माइनस को आगे लिख दे, लेकिन आप ढीठ बने रहना। ऋतुराज सर ने सिखाया है कि माइनस साइन मैग्नीट्यूड का है ही नहीं। ये माइनस साइन, भाई भाई एक चीज, जब दो तीन चीजें मल्टीप्लाई होती है तो कोई कहीं भी लिख सकते हो। जनरली माइनस साइन को फिर हम आगे ही रख देते हैं, तो वो इसलिए आगे रख दिया। लेकिन ये माइनस है किसका? वो जे का माइनस है, माइनस जे, 9.8 माइनस नहीं है। अच्छा बताइए मुझे, इसमें और छोटा कर देता हूं एक, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताओ चलो, इसका आंसर क्या आएगा? कोडिंग सीख रहे हो तो धीमे धीमे। इतना सन्नाटा क्यों है? दिया ने ठीक आंसर दिया, यूनिट भी लगाइए प्रॉपर। इसका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आएगा, क्या मतलब है ये इसका? कि हे वेक्टर देवता मुझे अपना मैग्नीट्यूड दे दे, हे वेक्टर देवता मुझे अपना मैग्नीट्यूड दे दे। तो ये वेक्टर देवता अपना मैग्नीट्यूड ही तो देंगे। माइनस, अब माइनस तो वैसे ही नहीं आएगा, मॉड लग रहा है, ऐसे समझ लो। स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। मैं मानता हूं बेटा बिगनर लेवल पर हो, पर मेरी एक बात मान लेना, इस वीडियो को मैं पब्लिकली डाल दूंगा, ठीक है? इसको देख लेना, क्योंकि नए नए हो ये चीज, एटलीस्ट नेगेटिव वेक्टर को दोबारा पढ़ना। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारो। हाँ लग रहा है तीसरी मीटिंग भी लेनी पड़ जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। कल तो बेटा वही सुबह 9:30, सुबह 9:30, ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। इन सबका जो जो अभी पढ़ा है ना, थोड़ा सा उसको यूज करते हैं। सपोज करो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे पंखे के ब्लेड यदि वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करे तो पंखा यूनिफॉर्मली चल रहा होता है ना। तो ऐसे ही सपोज करो कोई बंदा ऐसे करके, और ये मैं बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं। सपोज करो ये कोई बाइक चला रहा है, ऐसे ऐसे चला रहा है, ठीक है? अब कोई बाइक यदि सीधे चलाए तो इसमें तो आप बड़े मजे से कह देते हो, बताओ ये बाइक किधर जा रही है? एक्स एक्सिस की ओर। लेकिन यदि मैं ये पूछूं कि ये बाइक किधर जा रही है, तो ये बाइक पल 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 डायरेक्शन चेंज कर रही है। ये फिक्स तो डायरेक्शन है नहीं। तो हम पता है क्या करते हैं, फिर पल पल की डायरेक्शन बात करेंगे। जो भी सर्किल होता है बेटा, सुनिए एक बार फिर से सुनिए। सर्किल है, सर्किल भी समझा देता हूं। ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनाए कि नहीं? छोटी 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 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनाए। तो जब बाइक यहां थी तो उसकी डायरेक्शन ऐसे थी, जब बाइक यहां थी तो डायरेक्शन ऐसे हो गई, जब बाइक ये थी तो डायरेक्शन ऐसे हो गई, है ना? तो यदि डायरेक्शन थोड़ा ढंग से छोटी रहेगी तो उसको हाईलाइट करने के लिए आगे बढ़ा दो, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। और क्योंकि बाइक ऐसे एरो था, देखो ये एरो, तो जब बाइक यहां जाएगी तो एरो ऐसे आएगा। और सुनिए यदि ये एरो ऐसे होता, बेटा मैथ में तो नहीं पर फिजिक्स की टेंजेंट में एरो भी होता है। इसी पॉइंट पे जब टेंजेंट डालोगे तो टेंजेंट ऐसे डलेगी, समझिए इस भाव को। उसी पॉइंट पे टेंजेंट, मैथ की तरह यू नहीं डलती टेंजेंट। यहां आपसे पूछूं, अच्छा बताओ, आपसे पूछूं अलीगढ़ किधर है, या आप मुझसे पूछो अलीगढ़ किधर है, मैं यूं कह दूं अलीगढ़ इधर है, कैसे जाओगे? अलीगढ़ पहुंच जाओगे। कोई तमीज है? तो ऐसे करके टेंजेंट नहीं डलती, फिजिक्स में तो नहीं डलती, प्रॉपर डलती है कि देखो इसको, देखो इसकी, देखो जब टेंजेंट डलेगी तो नीचे तो आएगा एरो उसका, और जब वो ऐसे जाएगी बाइक, इसमें वो बाइक ऐसे जा रही है। फील करो, फील द डिफरेंस। फीलिंग्स है नहीं, फील द डिफरेंस। हालांकि फीलिंग से फिजिक्स चलती नहीं है, फीलिंग से सिर्फ समोसे कचौड़ी चलते हैं। दे आर फीलिंग्स, फीलिंग्स, ठीक। चलिए कोई नहीं। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, ये वाला बंदा तो जा रहा है एक ही फिक्स डायरेक्शन इसका, ठीक है? यदि मैं कहूं ये यूनिफॉर्म मोशन में, तो इसके मजे हैं।
स्पीड भी यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म, मतलब ना डायरेक्शन बदलना ना मैग्नीट्यूड। लेकिन यदि मैं यहाँ यूनिफॉर्म वर्ड बोलता हूं तो आप बुद्धि लगाइए, मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो सकती है, डायरेक्शन यूनिफॉर्म है। यदि सर्कुलर मोशन में यदि वर्ड यूनिफॉर्म आ जाए तो इतनी तो बुद्धि लगा लीजिए, डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती ना। पल 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 डायरेक्शन बदल रही है। यानी यदि मैं इसकी बात करूं यूनिफॉर्म मोशन की, तो अच्छा एक मिनट, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक वर्ड बोला मैंने, तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म वर्ड यदि आ गया है तो उसका यहां पे किस तरीके से मतलब आपको निकालना है सेंसेस। बताइए, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर है, मान लो लेट दिस इज पॉइंट ए, जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी किधर है, ये बताओ किधर है। अब टेंजेंट ऊपर डलेगी। अच्छा इस पॉइंट पर वेलोसिटी, अब टेंजेंट इधर डलेगी, लेट दिस इज पॉइंट सी, इस पॉइंट पे टेंजेंट डलेगी, ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट डल जाएंगी इस पे। अभी 4 से काम चला लो। क्या मैंने ये सही लिखा, ट्रू और फॉल्स? वी ए वेक्टर इक्वल टू वी बी वेक्टर, ये ट्रू और फॉल्स बताइए, आज ही पढ़ा है आपने। वी ए वेक्टर इक्वल टू वी बी वेक्टर, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब फिजिक्स की अपने अंदाज में सिवेश कह रहा है फॉल्स, हर्ट्ज कह रहा है फॉल्स। क्यों भाई, मैंने ऊपर लिखा तो है यूनिफॉर्म मोशन। भसड़ कर रहे, मैं भसड़ करूंगा तभी तो समझोगे। एक इंग्लिश में कहावत है ना, नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी बोल नहीं पाऊंगा। चलिए देखिए, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो फिर ये यूनिफॉर्म वर्ड ये यहां क्यों? तो देखिए एक्चुअली ये सेंटेंस गलत है। इसका मतलब तो ये लिख दिया ना कि ये इक्वल वेक्टर है, दोनों दूल्हे बराबर हैं, दोनों के, और जब इक्वल साइन आ जाता है तो इसका मतलब तो ये हो जाता है ना कि दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे और डायरेक्शन में भी सेम होंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे और डायरेक्शन में भी। पर आप इसको देखना, क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं है, नहीं है बेटा। वो इक्वल वेक्टर तब लगा, वेक्टरों के बीच में इक्वल तभी आ सकता है जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो बताना, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डायरेक्शन सेम नहीं है। बताना, क्या वीबी वेक्टर वीसी वेक्टर के बराबर है? वीबी वेक्टर वीसी वेक्टर के बराबर है, ये बताओ। नहीं है। एक्चुअली कोई भी दो वेलोसिटी बराबर आपको मिलेंगी नहीं, कोई भी दो वेलोसिटी बराबर है ही नहीं, इक्वल वेक्टर नहीं है। और अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज वेलोसिटी। देखो ये वेलोसिटी ये नहीं है, ये नहीं है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हुई ना, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हुई ना। अच्छा इसी में क्या ये सही है? देखना, इतने एग्जाम्पल दे रहा हूं तभी ये कोड समझ पाओगे आप। अब ये क्या कह रही है फिजिक्स की कोडिंग, ये कह रहा है वी ए का मैग्नीट्यूड वी बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हाँ ये सही है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी ऐसी वीसी, ये जो पंखे के ब्लेड घूम रहे हैं ये सब बराबर है। तो इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड बराबर है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ये जो सर्कुलर मोशन में जो यूनिफॉर्म वर्ड आया है, तो आप समझ गए, स्पीड के लिहाज से तो ये यूनिफॉर्म बोला जा सकता है, पर वेलोसिटी तो इसकी एक जैसी नहीं है। यहां इसका मतलब आप समझिए, वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यदि मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो भी वेक्टर बदल जाता है, और यदि डायरेक्शन भी बदल गई तो भी वो वेक्टर बदला हुआ माना जाता है। बार बार बोल रहा हूं, बेसिक डेफिनेशन स्केलर वेक्टर की, वेक्टर वो होते हैं ना जिसमें डायरेक्शन केवल दिखावे की नहीं, डायरेक्शन का पूरा असर होता है। तो यदि ये बदल जाए तो वेक्टर बदल गया, डायरेक्शन बदल गई तो भी वेक्टर बदल गया। तो ये दोनों वेक्टर अलग अलग क्यों हैं, बावजूद उसके कि मैग्नीट्यूड सेम है? वो इसलिए क्योंकि डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना, इक्वल वेक्टर तो तब लगाएंगे। अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, ये तो समझ में आ गया। तीसरा, ये ट्रू है या फॉल्स? यदि ए और सी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब यदि ए से उठा के यूं ले जाऊं तो डायमीटर ही बनेगा। जो डायमीटर के एंड पर होते हैं उन्हें डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बोलते हैं। बताइए, यदि ए और सी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सोच के देखो।
ये ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड सिवेश। जी हाँ, ये ट्रू है, ये ट्रू है। क्यों हो गया ट्रू ये? क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम इक्वल वेक्टर तो नहीं है पर नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन, और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है, क्योंकि मैंने डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बोले। ऐसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, ये नेगेटिव वेक्टर, ये दोनों। पल्ले पड़ रहा है या नहीं? जल्दी बोलो। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट। थोड़ी देर के लिए बेटा एक और मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं ना, ठीक है? चलिए, शीशे के सामने बैठ के पढ़ता था, सिलेबस भी हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, एंड टू एंड। चलिए, कितने हो गए? इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अब आते हैं, बहुत फटाफट हो जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर, नेक्स्ट नंबर अपने आप डाल देना जो भी है। पैरेलल वेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड वाली जो शर्त थी उसे खींच लो। मतलब मैग्नीट्यूड सेम होने की मतलब पैरेलल। ये वेक्टर और ये वेक्टर, हम इन्हें बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। इक्वल तो नहीं है पर पैरेलल वेक्टर तो है। यदि किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो हम उन्हें पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, यदि किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का एंगल, दो वेक्टरों के बीच का एंगल 0 या 180 हो, या तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, बस इतनी शर्त। मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेक करना होता। तो ये पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर, समझ में आ गए? पैरेलल वेक्टर या तो 0 डिग्री एंगल हो या 180 डिग्री एंगल हो, या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। हाँ, अब जैसे एक बात बताइए, हम एक वर्ड यूज करते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन पढ़ते तो इसी फॉर्मूले से ही है। इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला है क्या भाई? क्या अलग फॉर्मूला है क्या रिटार्डेशन के लिए? तो एक्सीलरेशन के एक स्पेशल केस का नाम दे दिया रिटार्डेशन। व्हाट आई एम सेइंग, रिटार्डेशन इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ एक्सीलरेशन। इवन आप रिटार्डेशन को एक्सीलरेशन बोल दोगे तो कोई मना नहीं कर देगा। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, रिटार्डेशन इज जस्ट अनदर नेम फॉर यू, इट इज यूज्ड इन अ स्पेशल केस। जब कोई एक स्पेशल सिनेरियो बनता है, कौन सा स्पेशल सिनेरियो? जब किसी की वेलोसिटी घटने लग जाती है तो हम बोल देते हैं रिटार्डेशन है, लेकिन एक्सीलरेशन बोल दोगे तो कोई मना कर देगा। वैसे ही पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर है, लेकिन यदि थीटा 180 हो तो उस केस में एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल देते। समझ गए? है वो पैरेलल वेक्टर का ही सब केस, पैरेलल वेक्टर का ही सब केस है। एंटी पैरेलल वेक्टर यदि अपोजिट डायरेक्शन हो तो। अब मेरे सेंटेंस को ट्रू और फॉल्स से बताना, ट्रू और फॉल्स है। एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। एवरी इक्वल वेक्टर इज, एवरी इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स बहुवचन, एवरी इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स टू। जी हाँ, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, इसका, अरे तुषार, ये भी अच्छी खासी कहानी चल रही है। मैंने बोला एवरी इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर को आंख बंद करके सोच। हम आंख बंद करेगा तो तुझे क्रश दिख रही होगी अपनी, है तभी इतना दीवाना हो गया इस झंडू से क्वेश्चन का भी गलत बोल रहे। इक्वल वेक्टर देख, ये रहा इक्वल वेक्टर, ये है इक्वल वेक्टर या नहीं तुषार? तो ये पैरेलल भी तो हुए तुषार, प्लीज भाई। ए वेक्टर, बी वेक्टर, इक्वल वेक्टर मैंने बनाए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। तो बताओ थीटा 0 तो हो गई ना, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी ना। तो एवरी इक्वल वेक्टर, एवरी इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स ऑल्सो, या ट्रू? इज इट ट्रू और फॉल्स? आप बताइए, ट्रू या फॉल्स? फिर से, एवरी इक्वल वेक्टर, ठीक है। क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? यदि मैं पैरेलल वेक्टर वर्ड को यहां ले जाऊं और इक्वल वेक्टर वर्ड को यहां ले जाऊं, क्या ये सेंटेंस फिर भी ट्रू होगा कि एवरी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल वेक्टर ऑल्सो? हाँ, फिर ये गलत है, फिर ये गलत है। फिर देखो, ये पैरेलल वेक्टर तो है ना,
क्योंकि सेम डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है इनका, तो इक्वल नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब ये सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा। अगेन बताना ट्रू और फॉल्स में बताना। एवरी नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। एवरी नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ओह सिल्की, सिल्की को छोड़ के सबका आंसर ठीक है। मैंने क्या, मैं बचना चाह रहा था। देखो सिल्की देख, ये नेगेटिव वेक्टर है नहीं, क्या लिखा सिल्की लास्ट में, मुझे लग रहा है कि नहीं सर ट्रू। अच्छा चल मान ली, थैंक गॉड, वरना मेरे राह में तुमने रोड़े बिछा रखे थे, स्मूथली आगे बढ़नी नहीं दे रहे थे। चलो कोई नहीं, फिर बोलूंगा वीडियो देख लेना प्लीज बेटा, इनसे दोस्ती करो, क्योंकि फिर जब तक ये दिमाग में इतनी बार नहीं पढ़ लोगे, इतनी बार कि ये बस जा। अच्छा ये बताओ, तुरंत बताना 6 4 जा, तुरंत निकलता है 24, निकलता है नहीं निकलता? जबकि सबको पता है टेबल कैसे बनती है, 6 में 6 जोड़ो 12 फिर 18 24, लेकिन जो मजा 6 चौक 24 या 6 4 जा 24 तुरंत निकलता है। ये किसका कमाल है? ये कमाल है जब आप छोटे छोटे थे तो लाइन से बैठते थे ना, एक बच्चा खड़े होके बोलता था 6 1 जा 6, तो आप रिपीट करते थे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बार बार रिश्तेदार आ रहा है, चलो उपाजी को टेबल सुनाओ, है ना, चलो बच्चे की दम निकल रही है, लेकिन फिर भी बड़े होके उसे नहीं पता कि बड़े होके उसे क्या फायदा मिलेगा। तो इतनी बार पढ़ना चाहिए टॉपिक कि वो रट जाए। चलिए अब फटाफट देखिए, यदि एक है को इनिशियल वेक्टर्स, ये तो सस्ते वाले हैं, को इनिशियल वेक्टर्स एज द नेम सजेस्ट, यदि किन्हीं वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ये रहा, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें ना तो लेंथ चेक करनी, ना मैग्नीट्यूड चेंज, मतलब ना मैग्नीट्यूड चेक करना, ना डायरेक्शन चेक करनी, बस ये देखिए तीनों एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। एक होते हैं को टर्मिनस वेक्टर, टर्मिनेट होते हो एक ही जगह, जैसे ये वेक्टर जहां एंड हुआ है, सपोज करो इस पॉइंट पर, तो दूसरा वेक्टर भी उसी पॉइंट पर एंड होने लग जाए, तीसरा वेक्टर भी उसी पॉइंट पर, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या है? को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, कितना सिंपल था। अब मुझे कल वाली बात को एक बार रिपीट करता हूं, बताना ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 है या नहीं है? कि झूठ बोल दो, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 है या नहीं है? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? आप खुद बताओ कितना है ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल? 60 ही है। देव 120 क्यों है? कोई ना कोई रोकेगा जरूर, मेरे को टोकेगा जरूर। अरे मैंने कल क्या बताया था, यदि किसी पॉइंट से दोनों वेक्टर या तो डाइवर्जिंग हो, तो बेटा देव दोनों डाइवर्जिंग हो तो रहे, क्या कमी है मेरे प्यार में जो तू 124 पे चला गया? 60 डिग्री तुझसे पूछ रहे थे, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तू 120 पे चला गया? देव जल्दी बता, सही है या नहीं? ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 68। ठीक है, अच्छा अब बता, ठीक है, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 है या नहीं है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। क्या शर्त थी? शर्त ये थी या तो दोनों वेक्टर उस पॉइंट से डाइवर्जिंग हो, या दोनों वेक्टर उस पॉइंट पर कन्वर्जिंग हो। एक और अच्छा शब्द देता हूं अब, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया ना, या तो दोनों वेक्टर को इनिशियल हो या को टर्मिनस हो। सोचो, कल में ये वर्ड नहीं जोड़ सकता था, है ना, लेकिन आज तो और अच्छे से समझे, या तो दोनों वेक्टर को इनिशियल हो या दोनों वेक्टर को टर्मिनस हो, तब स्मॉलर वाला एंगल ले लेंगे हम। होपफुली समझ में आ गया, को इनिशियल को टर्मिनस। अब एक है कोप्लेनर। अब ये वो समझ पाएगा जो कोप्लेनर वेक्टर, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा देखना। जो उस दिन मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन की जो बॉनी करी थी, कोऑर्डिनेट क्यूब बना के करी थी, उसमें प्लेन समझाए थे। बताओ ये कौन सा प्लेन है? यदि नाम जानता हो कोई, भूला नहीं हो हाँ, ये XY प्लेन है, XY प्लेन है ये।
और ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स जेड प्लेन है। एक और खींच देता हूं, ये कौन सा है? वाई जेड प्लेन। यदि मान लो मैंने एक वेक्टर ऐसा खींच दिया और एक वेक्टर ऐसा खींच दिया, फिलहाल पढ़ाए हुए वेक्टरों में से ये दोनों वेक्टर, ना तो ये इक्वल वेक्टर है, ना नेगेटिव वेक्टर है, ना नल वेक्टर है, ना क्या पैरेलल वेक्टर है, ना कोई इनिशियल है, ना को टर्मिनस है, लेकिन फिर भी दोनों ही, ये भी एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है, ये भी एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। इनको आप बोलोगे कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलोगे? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करने वाले। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर। अच्छा, यदि एक वेक्टर मैंने यूं खींच दिया, तो क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लेनर है? ए वेक्टर और सी वेक्टर कोप्लेनर है? नहीं है, नहीं है। अब सुनिए बेटा, सपोज करो ए वेक्टर, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये था सी वेक्टर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज प्लेन वर्ड को समझाता हूं। मैंने आपसे कहा दो कोसेंट्रिक सर्कल खींचिए। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, दो कोसेंट्रिक सर्कल खींचिए। अब मैं देखूंगा कैसे, तो आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आपने यही खींचा? क्या आपके दिमाग में यही चला ना? मैंने बोला दो कोसेंट्रिक सर्कल्स खींचिए, क्या आपके दिमाग में यही चला? यही चला ना? केवल सेवेश और हर्ष के, बाकी को में कुछ नहीं चला? हाँ, अक्षरा यहां तो बोलेगी यस सर, आंसर ठीक, चलो कोई नहीं, चलो यहीं तक बोल, कोई नहीं। लेकिन अब अपना लेवल थोड़ा और बताइए। यदि मुझे ये सर्किल, एक मिनट, मेरे यहाँ 12th पढ़ाने के औजार था। चलो एक है, चलिए बता ना, ये रिंग है, सर्किल है ना? आपने ये सर्किल यूं बना दिया, बन गया। कल को मुझे ये सर्किल ऐसे दिखाना पड़ा तो मुझे ऐसी मजबूरी बन गई कि मुझे ऐसे दिखाना है, तो मैं ऐसी फिगर का तो सारा लेना पड़ेगा मुझे। तो इसे ओवल शेप मत समझिएगा, सर ने सर्किल ही बनाया है, बस सर्किल को ऐसे घुमा दिया है। डू यू पल्ले और नॉट? पल्ले तो लेना पड़ेगा, 11th में आ गए हो। बताना आप, मैंने बोला कोसेंट्रिक सर्किल खींचिए, तो क्या कोसेंट्रिक सर्किल ऐसे नहीं खींच सकते थे? सोचिए अब आप, कोसेंट्रिक, आप अपना लेवल बढ़ाइए। ये भी कोसेंट्रिक है, ये भी कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक है, मैं जवाब दे रहा हूं। इसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही है, लेकिन ये दोनों सर्किल एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। शब्द समझिए, प्लेन। ये दोनों सर्किल अलग अलग प्लेन में चल गए, ये अलग अलग प्लेन में, ठीक है। इवन जो न्यूक्लियस दिखाते ना ऐसे, ये एक अलग सर्किल है, दिखाते कि नहीं? इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट ऐसे न्यूक्लियस के चारों ओर। चलिए, तो ये अलग अलग प्लेन में सर्किल मौजूद है। तो क्या हो गया? को इनिशियल, को टर्मिनस, को प्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करने वाले को प्लेनर कहलाते हैं। और लास्ट, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर्स होते हैं, जो परपेंडिकुलर्स होते हैं, सिंपल। यदि मान लो कोई एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये बी वेक्टर, तो हाँ है ऑर्थोगोनल से, बस। अच्छा, ये बताइए कोई और एग्जांपल दिमाग में आ रहा है आपका? कोई और एग्जांपल जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के एग्जांपल में फिट हो जाए? हाँ शिवेश, वेरी गुड। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई जे के, ये जो दे वेक्टर है ना, है तो ऑर्थोगोनल वेक्टर ना। और मैंने क्या बोला? आई कैप, जिस पर कैप लग रहा हो, चाहे वो ए कैप क्यों ना हो, टशन पूरा होता है वेक्टर का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।